Assalamu alaikum. Today we are going to do chapter 16 of Stan's Neuroanatomy, ventricular system और CSF. Honestly ये chapter मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता but personally क्योंकि ये बहुत लंबा है but I would try to cover it so that it would be easy for you. सो वेंट्रिकुलर सिस्टम में बेसिकली क्या सिस्टम होता है कि ये एक कैविटी होती है अराउंड द ब्रेन जिसके अंदर फ्लूइड पड़ा होता है. अगर ये कैविटी ना हो सो कैन यू इमेजिन कि आपका ब्रेन सब्सटेंस डायरेक्टली बोन के कॉन्टैक्ट में होगा एंड व्हाट हार्म कुड इट कॉज टू योर ब्रेन. सो ये वेंट्रिकल 4 फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ होती हैं जिसमें 2 लैटरल वेंट्रिकल हमारा, एक थर्ड वेंट्रिकल और एक फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है. जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है और थर्ड वेंट्रिकल वो आपस में कनेक्टेड होता है विद दी सेरिब्रल एक्वेडक्ट जिसको हम डक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं. और बिल्कुल एंड पे उसके बाद हमें कहा जो आपका होता है वो ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट है. फिर फोर्थ वेंट्रिकल नीचे से कंटिन्यू करता है एज दी दिस ये जो होता है ये सेंट्रल कैनाल होती है जो कि स्पाइनल कैनाल में कंटिन्यू करती है. मिडिला ऑब्लोंगेंटा की भी मिडिल में सेंट्रल कैनाल ही होती है. ऊपर फोर्थ वेंट्रिकल है, मिडिल में सेंट्रल कैनाल स्टार्ट हो जाती है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के एंड तक रन करती है और फिर एंड पे यहाँ पे टर्मिनल वेंट्रिकल होता है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा डायलेटेड पार्ट होता है. नाउ लैटरल वेंट्रिकल से हम स्टार्ट करते हैं. लैटरल वेंट्रिकल जो होते हैं वो बेसिकली जो हमारे डायनसेफेलॉन है, डायनसेफेलॉन के अंदर जो कैविटी होती है उसको हम बल्कि टीलेंसेफेलॉन की जो कैविटी होती है उसको हम लैटरल वेंट्रिकल कहते हैं. लैटरल वेंट्रिकल की सी शेप कैविटी होती है और इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसमें इसकी बॉडी है विच इज़ इन दी पैराइटल लोब, एंटीरियर हॉर्न इन दी फ्रंटल लोब, पोस्टीरियर हॉर्न इन दी ऑक्सीपिटल लोब एंड इंफीरियर हॉर्न इन दी टेम्परल लोब. हम इनकी बाउंड्रीज बड़ी बड़ी पढ़ेंगे. तो एक चीज़ यहाँ पर मैंने बताई हुई है कि जो हमारा ये लैटरल वेंट्रिकल होता है ये एंटीरियरली जो इसकी एक्सटेंड होती है, मतलब इसकी जो ओपनिंग होती है ना, हमें पता है कि लैटरल वेंट्रिकल दोनों साइड से इंटर जो वेंट्रिकुलर फोरामेन होता है, ये फोरामेन ऑफ मॉनरो होता है, उससे थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है. ठीक है, अच्छा ये वाला अभी नज़र आ रहा है कि ये लैटरल वेंट्रिकल है, ये दोनों लैटरल वेंट्रिकल है और ये है फोरामेन ऑफ मॉनरो. ठीक है, और फोरामेन ऑफ मॉनरो से ये आगे कनेक्टेड होता है थर्ड वेंट्रिकल से. दिस इज़ दी फोरामेन ऑफ मॉनरो और इससे आगे कनेक्टेड होता है थर्ड वेंट्रिकल से, ये वाली. ठीक है, ये थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्टेड होते हैं. और फिर उसके बाद यहाँ पे ये थर्ड वेंट्रिकल है. थर्ड वेंट्रिकल दोनों थैलेमस के साइड पे होता है. लेटरल वेंट्रिकल टीलेंसेफेलॉन की कैविटी है, जो ये थर्ड वेंट्रिकल है ये डायनसेफेलॉन की कैविटी होती है. ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने यहाँ पे बात की कि जो एंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन होता है ना, इसके एंटीरियरली होता है एंटीरियर कमिश्चर, एंटीरियर कॉलम ऑफ द फोर्निक्स, इसके पोस्टीरियरली होता है एंटीरियर एंड ऑफ थैलेमस. और अगर हम बॉडी ऑफ लैटरल वेंट्रिकल की बात करते हैं तो बॉडी ऑफ लैटरल वेंट्रिकल एक्सटेंड करी होती है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से लेके पोस्टीरियर एंड ऑफ थैलेमस तक. ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन जो बॉडी है ना, ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से लेके पोस्टीरियर एंड ऑफ थैलेमस तक इसकी एक्सटेंड होती है, ये बॉडी है. उसके बाद ये एंटीरियर हॉर्न है, ये वाली बॉडी है, ये एंटीरियर हॉर्न है, दिस इज दी पोस्टीरियर हॉर्न, दिस इज दी इंफीरियर हॉर्न. अच्छा अब इनकी हम बाउंड्रीज पढ़ें तो बॉडी की सुपीरियरली यहाँ पे होता है कॉर्पस कैलोजम. ठीक है, बॉडी की सुपीरियरली देयर इज दी बॉडी ऑफ द कॉर्पस कैलोजम और इनफीरियरली यहाँ पे होता है बॉडी ऑफ द कॉर्डिएट न्यूक्लियस. ठीक है, और इसके बाद इसकी लैटरल वॉल नहीं पड़ती. लैटरल वॉल में समय सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही बना होता है. मीडियल वॉल में यहाँ पे प्रेजेंट होता है सेप्टम पेलुसिडम यहाँ पे. ठीक है, ये मीडियल वॉल है, मीडियल वॉल बनाना होता है सेप्टम पेलुसिडम. ठीक है, ऊपर हमने कहा कि इसकी बॉडी है, नीचे आपके पास जो है वो यहाँ पे ऊपर जो है हमने कहा कि सिंगलेट कॉर्पस कैलोजम की बॉडी है, कॉर्पस कैलोजम ऊपर प्रेजेंट होता है और नीचे कॉर्डिएट न्यूक्लियस की बॉडी होती है. ये वो वाला सेक्शन नहीं है, लेकिन मीडियल वॉल में यहाँ पे सेप्टम पेलुसिडम होता है. उसके बाद एंटीरियर हॉर्न में अब अगर कहीं कॉर्डिएट न्यूक्लियस पड़ा हो तो आई माइट एबल टू टेल यू. अच्छा तो एज यू कैन सी ओवर हेयर दिस इज़ दी बॉडी ऑफ दी ये लैटरल वेंट्रिकल की बॉडी है. लैटरल वेंट्रिकल की बॉडी का हमने कहा था कि जो रूफ होती है वो होती है कॉर्पस कैलोजम की बॉडी बना रही होती है. ये अब आपको मिडिल सेक्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे कॉर्पस कैलोजम ऐसा नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऊपर हमने कहा था कि कॉर्पस कैलोजम की बॉडी होती है और नीचे जो मैंने आपको दिखाना था कि यहाँ पे होता है बॉडी ऑफ कॉर्डिएट न्यूक्लियस. अब यहाँ से मैं बात करूँगी बॉडी ऑफ लैटरल वेंट्रिकल, ये उसका एंटीरियर हॉर्न, यहाँ पे लैटरल वेंट्रिकल होता है. एंटीरियर हॉर्न की जो फ्लोर होती है उसमें भी आपको पता है कि यहाँ पे जो कॉर्डिएट न्यूक्लियस है वो आगे कंटिन्यू करता है, तो दिस इज दी हेड ऑफ द कॉर्डिएट न्यूक्लियस. और ऊपर यहाँ पे होती है कॉर्पस कैलोजम की जो जीनो होता है, जो बेंड होता है कॉर्पस कैलोजम का, और उसकी भी मीडियल वॉल में सेप्टम पेलुसिडम ही आ रहा होता है. उसके बाद यहाँ पे आता है जो यहाँ पे जो लैटरल वेंट्रिकल का पोस्टीरियर, अच्छा जो लैटरल वेंट्रिकल की पोस्टीरियर हॉर्न का जो रूफ और लैटरल वॉल होती है ना वो टेबेटम से बनना होता है. टेबेटम क्या होता है कि बेसिकली हम कहते हैं कि कॉर्पस कैलोजम में जब हमने फाइबर्स पढ़े थे ना तो हमने कहा था कि जो लैटरल वेंट्रिकल की जो पोस्टीरियर हॉर्न होता है और इंफीरियर हॉर्न होता है उनके रूफ और लैटरल वॉल से, ये रूफ है और जो लैटरल वॉल होती है लैटरल साइड पे, ठीक है, वहाँ से फाइबर निकली तो उनको हम टेबेटम कहते हैं. तो रूफ और लैटरल वॉल टेबेटम ऑफ कॉर्पस कैलोजम से बनती है और इसके वो कहते हैं कि मीडियल वॉल में 2 स्वेलिंग्स होती हैं, एक सुपीरियर स्वेलिंग होती है और एक इंफीरियर स्वेलिंग होती है. ठीक है, अब ये मैं आपको बस बताने के लिए दिखा रही हूँ, ये नहीं कि मैं उनकी एनाटॉमिकल पोजीशन दिखा रही हूँ. सुपीरियर स्वेलिंग जो होती है वो फोर्सेप्स मेजर से बनती है जो कि स्प्लीनियम ऑफ द बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोजम से पीछे टेम्परल कॉर्टेक्स में जा रही होती है. और जो इंफीरियर स्वेलिंग होती है उसको कैल्कर एविस या कैल्कर इमेचर से वो बनती है. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद जो इंफीरियर हॉर्न जो कि हमारा जा रहा था टेम्परल लोब में, अब जो इंफीरियर हॉर्न होती है उसका हमने कहा था कि उसके सुपीरियरली जो उसकी रूफ बना रही होती है ना वहाँ पे एमिग्डलोइड न्यूक्लियस आ रहा होता है. लेट मी शो यू अनदर डायग्राम. अच्छा ना बैक टू दिस डायग्राम, ये वाला जो पार्ट है ये दिस इज दी टेल ऑफ द कॉर्डिएट न्यूक्लियस. ठीक है, और ये आगे से कंटिन्यू करती है विद द एमिग्डलोइड न्यूक्लियस. ये जो पार्ट होता है ना यहाँ पे प्रेजेंट होता है इंफीरियर हॉर्न और ये बेसिकली इंफीरियर हॉर्न का रूफ बना रहा है. ठीक है, एमिग्डलोइड न्यूक्लियस एंड टेल ऑफ द कॉर्डिएट इज मेकिंग दी रूफ ऑफ द इंफीरियर हॉर्न. और अगैन उसकी जो लैटरल वॉल में मैंने ये बताया था कि लैटरल वॉल में वही टेबेटम के फाइबर्स होते हैं और नीचे
जो इन्फीरियर हॉर्न के नीचे होता है वहाँ पे हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन होती है और साथ कोलैटरल एमिनेंस प्रोड्यूस बाय कोलैटरल फिशर होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कोरोइडल प्लेक्सस पे। तो यहाँ पे जो कोरोइडल प्लेक्सस बना रहे होते हैं लैटरल थर्ड वेंट्रिकल और लैटरल वेंट्रिकल दोनों के, वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और जो बेसिलर आर्टरी होती है उनकी ब्रांचेस से बनती है। अब हम चलते हैं थर्ड वेंट्रिकल की बाउंड्रीज पे। थर्ड वेंट्रिकल की जो एंटीरियर वॉल होती है, ठीक है, इसी पोजीशन पे यहाँ पे होता है थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल डायसेफ्लॉन की कैविटी है, तो यहाँ पे उन्होंने डायसेफ्लॉन दिखाया होता है, ऑब्वियसली कैविटी अंदर पड़ी होगी। लेकिन एंटीरियर वॉल में क्या होता है, दिस पार्ट इज दी जीनो ऑफ द कॉर्पस कैलोजम, ठीक है। आपको पता है ये बॉडी है, ये सॉरी ये जीनो है, ये रोस्ट्रम है, सॉरी रोस्ट्रम है, ठीक है। ये जीनो है जिसको हम बेंड कहते हैं, और यहाँ पर रोस्ट्रम जिसका इस तरह जीनो है। हमने इसी तरह से इंटरनल कैप्सूल को भी जीनो पढ़ा था ना, ये जीनो होता है, तो यहाँ भी जो बेंड होता है उसको हम जीनो कहते हैं, और ये होता है रोस्ट्रम ऑफ द कॉर्पस कैलोजम। रोस्ट्रम ऑफ कॉर्पस कैलोजम से लेके ऑप्टिक कियास्मा, दिस पॉइंट इज ऑप्टिक कियास्मा, यहाँ तक ये जो एक्सटेंड करी जिसको मैंने ब्लैक मार्कर से लाइन किया हुआ है, दिस इज दी लैमिना टर्मिनालिस। व्हाट इज लैमिना टर्मिनालिस? You can note it that it is pia matter or sheet of grey matter that extend from the rostrum of the corpus callosum to the optic chiasma, ठीक है। ये एंटीरियर वॉल बना रहा है थर्ड वेंट्रिकल की। फिर इंफीरियर वॉल में दिस अपर वाला पार्ट होता है हेबिन्यूलर कमीशन, ये होती है पिनियल बॉडी, नीचे होता है पोस्टीरियर कमीशन, ठीक है। हेबिन्यूलर कमीशन, पिनियल बॉडी और पोस्टीरियर कमीशन, नीचे इनफंडिबुलम होता है और साथ यहाँ पे होता है मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मिड ब्रेन के बिल्कुल ऊपर थैलेमस होता है, और थैलेमस के दरमियान हमने कहा था कि वो थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी होती है, तो नीचे इनफंडिबुलम और मिड ब्रेन आ जाएगा। सुपीरियरली कॉर्पस कैलोजम की बॉडी, सेप्टम पेलुसिडम और बॉडी ऑफ फॉर्निक्स, और दोनों साइड पे जो थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी है, ऑब्वियसली हमने कहा था कि दोनों साइड पे तो यहाँ पे थैलेमस होता ही है ना, कि यहाँ पे ये एक थैलेमस है, ठीक है, और साथ ये थैलेमस है, तो ये यहाँ पे क्या नाम है, ये थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे होता है कि यहाँ पे हाइपोथैलेमिक सर्कस होता है, ठीक है, इस पॉइंट में मिडिल में हाइपोथैलेमिक सर्कस, और नीचे से आपके पास जो है वो थैलेमस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि थर्ड वेंट्रिकल जब आगे एक्सटेंड करता है तो हमने कहा था कि जो हाइपोथैलेमस होता है, अब मैं ये इस तरह से समझा सकती हूँ यहाँ से, ठीक है, कि ये थर्ड वेंट्रिकल, ये दोनों जो है वो थैलेमस है और इनके दरमियान होता है थर्ड वेंट्रिकल। जो थर्ड वेंट्रिकल इनसे आगे एक्सटेंड कर रहा होता है ना, उसके लैटरली और उसके इन्फीरियरली सराउंड करी होती है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हाइपोथैलेमस किस तरह से थर्ड वेंट्रिकल की बाउंड्री को बनाने में पार्ट प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड वेंट्रिकल के बाद सेरिब्रल एक्वेडक्ट। सेरिब्रल एक्वेडक्ट ना अब जो होती है ये मिड ब्रेन की जो है वो कैविटी होती है, उसको हम डक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं, 3/4 इंच होती है, और इसको यहाँ पे एपिडाइमन है, और जिस तरह सारी वेंट्रिकल को एपिडाइमन लाइक होता है इसको भी एपिडाइमन लाइक होता है। फोर्थ वेंट्रिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ वेंट्रिकल की बाउंड्री जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। अब ये जो है वो ऊपर फोर्थ वेंट्रिकल ऊपर से कंटिन्यू होती है सेरिब्रल एक्वेडक्ट के साथ, और नीचे से कंटिन्यू होता है स्पाइनल कैनाल के साथ, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल की एक आँख के पास होती है, ये जो पीछे वाला पार्ट हमें नजर, ये वाला पीछे वाला पार्ट, ये होती है रूफ, या इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। रूफ है या पोस्टीरियर वॉल है, क्योंकि पीछे सेरिबेलम होता है ना, और ये टेंट शेप क्योंकि रूफ होती है तो आपने इस तरह से याद रखना है। आपको पता है ये वाला जो सुपीरियर वाला पार्ट होता है ना, जिसको कनेक्ट करा होता है, यहाँ पे होता है सुपीरियर मेडुलरी वेलम, जो कि नर्वस टिश्यू वाइट मैटर की लेयर होती है, जबकि जो इंफीरियर मेडुलरी वेलम होता है ये आपके पास वाइट टिश्यू की लेयर नहीं होती है, एपेंडाइमल लेयर होती है, ठीक है। और यहाँ पे होते हैं फोरामेन मेगेनी और फोरामेन लुस्का। अब यहाँ पे हमें मीडियन ओपनिंग इन द रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल फोरामेन मेगेनी नजर आ रही है, लेकिन फोरामेन लुस्का लेटरल साइड पे होते हैं वो नजर नहीं आ रहे, तो यहाँ पे फोरामेन मेगेनी और फोरामेन लुस्का होते हैं, ये पोस्टीरियर वॉल या रूफ में। फिर ये हमें नजर आ रही है, दिस इज दी फ्लोर या रोम्बॉइडल फॉसा उसको कहते हैं। अब ये वाला पार्ट जहाँ पे मीडियन अपर्चर प्रेजेंट होता है ना, यहाँ पे ये जो आपकी रूफ हमने बात की थी, जो सेरिबेलम की तरफ पोस्टीरियर वॉल होती है, रूफ कहते हैं उसको, लेकिन ये पोस्टीरियर वॉल है, ठीक है। टेंट शेप रूफ है, पोस्टीरियर वॉल है। अब ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे आपके पास ये मीडियन ओपनिंग है, दिस इज दी इंफीरियर सेरिबेलल इंफीरियर मेडुलरी वेलम, और ये वाला जो पार्ट हमें नजर आ रहा है दिस इज दी सुपीरियर मेडुलरी वेलम, दिस पार्ट, ठीक है, सुपीरियर मेडुलरी वेलम। अब जो इसका फ्लोर होता है ये रोम्बॉइडल फॉसा, उसके हम फीचर्स देख लेते हैं। बिल्कुल मिड लाइन में ये जो चीज़ हमें नजर आ रही है, ये पॉन्स मेनली बना रहा होता है, और उसके नीचे वाले पार्ट में थोड़ा सा बनाना होता है मिडल ऑब्लोगेटा। बिल्कुल मिड लाइन जो हमें चीज़ नजर आ रही है दिस इज दी मीडियन सर्कस। फिर दोनों साइड पे ये होता है मीडियन एमिनेंस। ये वाले जो पार्ट होते हैं ये होते हैं फेशियल कॉलिकुलस। अब ये चीज़ आपको तब बताऊंगी अगर आपको पॉन के एक्सटर्नल फीचर्स पता होते हैं, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट साइड पे होता है वेस्टिबुलर एरिया। ऊपर वाला जो हमारे पास ब्लूइश ग्रे एरिया होता है उसको हम सब्सटेंशिया फ्लोजिनिया कहते हैं, क्योंकि वो ब्लूइश ग्रे होता है, वहाँ पे पिगमेंट होता है किस तरह का, ठीक है। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा है स्ट्राया मेडुलरिस। अब स्ट्राया मेडुलरिस इस लेवल पे क्या होते हैं, स्ट्राया मेडुलरिस बेसिकली फाइबर्स आ रहे होते हैं आर्कोइड न्यूक्लियस से, जो कि मीडियन सर्कस को क्रॉस करते हैं, ठीक है, ये सर्कस है, और फिर उसके बाद लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल में जा रहे होते हैं, ठीक है। अब ये आपको पता है कि स्ट्राया मेडुलरिस और स्ट्राया मेडुलरिस थैलेमाइड डिफरेंट फाइबर्स हैं। थैलेमाइड जो थे वो एमिग्डलोइड न्यूक्लियस से जा रहे थे हाइबेनियल न्यूक्लियस में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे स्ट्राया मेडुलरिस के नीचे इस एरिया पे यहाँ पे कहीं होते हैं दिस हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा तो होगा कि यहाँ पे स्ट्राया मेडुलरिस के नीचे होता है, बट प्रोबेबली जहाँ में भी ये होगा वहाँ पे उसके नीचे होगा 12th नर्व का न्यूक्लियस, वहाँ उस पोजीशन पे होगा जहाँ से हमारे पास 12th नर्व निकल रही होती है, क्योंकि मेडुला के लेवल में कहा था ना कि पिरामिड और ऑलिव्स के दरमियान जो होता है वहाँ पे 12th नर्व निकलती है, और हमने कहा था उसके लाइटली होता है वेगल ट्रायंगल, जहाँ से आपके पास 10th नर्व निकल रही होती है। अब वेगल ट्रायंगल जहाँ में भी प्रेजेंट होता है, और साथ यहाँ पे जो हमने कहा था कि जो लेटरल बाउंड्री, अच्छा अब हम बाउंड्री में मैं डिस्कस कर देती हूँ।
फोर्थ वेंट्रिकल की बाउंड्रीज होती हैं लैटरल बाउंड्रीज, ठीक है। जो लैटरल बाउंड्रीज होती हैं वो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल बना रहा होता है और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल बना रहा होता है, ठीक है। कि आपको पता है यहाँ पे ऊपर पॉन्स है, तो पॉन्स जो कनेक्ट होता है ये मिडिल सेरिबेलर पेडंकल है, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल होता है और नीचे से इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल जो है वो बाउंड्री बना रहा होता है। अब इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल और इस ट्रायंगल के दरमियान जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं एरिया प्रोस्टिमा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा जी, जो थर्ड वेंट्रिकल का हमारे पास कोरोनल प्लेक्सस है दैट वाज फॉर्म ऑफ द पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, सॉरी फोर्थ वेंट्रिकल। अब हम चलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस में। सब अरेक्नॉइड स्पेस बेसिकली हमारे पास आपको पता है कि 3 लेयर होती हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। तो जो अरेक्नॉइड मैटर के नीचे, अरेक्नॉइड और पाया मैटर के दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम सब अरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं, जिसके अंदर CSF रन करा होता है। कहाँ से रन करा होता है? फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी में जो हमने पढ़ा था ना कि 2 आपके पास वो होते हैं फॉर्मेन्स होते हैं, फॉर्मेन मीडियन फॉर्मेन होता है, फॉर्मेन ऑफ मैगेंडी और लैटरल फॉर्मेन लुस्का। वहाँ से जो CSF होता है वो जा रहा होता है सब अरेक्नॉइड स्पेस में और फिर ऊपर जाता है, वो पूरी कैविटी को सराउंड करता है, ठीक है। ऊपर जाके जहाँ पे भी ओपनिंग होती है ना वहाँ से फिर वो पूरी कैविटी को, ब्रेन को सराउंड करता है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि इस लेवल पे जो है वो फॉर्मेन मैगेंडी, इस लेवल पे फॉर्मेन लुस्का है, तो यहाँ से फिर उसके बाद जो CSF होता है वो पूरे आपके पास ब्रेन को इस तरह से जाके जो है वो सराउंड कर रहा होता है, ठीक है। और नीचे भी आपके पास जा रहा होता है, तो यहाँ पे जहाँ भी सब अरेक्नॉइड स्पेस की एक्सटेंट होती है वहाँ तक जो है वो जा रहा होता है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि सब अरेक्नॉइड स्पेस इसके अलावा और कहाँ एक्सटेंड कर रहा होता है। ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स में जा रहा होता है, म्यूकोपेरियोस्टियम जो है ना वो नोज में जाता है, सेरिब्रल ब्लड वेसल में जाता है, ऑप्टिक नर्व्स में भी जा रहा होता है। हमने सिस्टम्स की वैसे तो काफ़ी हद तक बात कर ली हुई है। जिस लेवल पे आपके पास फॉर्मेन मैगेंडी होते हैं उसी लेवल पे हमने कहा था सेरिब्रोमेडुलरी सिस्टर्न होता है, और जिस लेवल पे फॉर्मेन लुस्का होते हैं उस लेवल पे सेरिब्रोपोंटाइन सिस्टर्न होता है। सिस्टर्न क्या होता है कि जहाँ पे आपके पास जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है, फॉर एग्जांपल अगर मैं उतनी स्पेस है ना तो उनमें एक इस तरह की स्पेस बन जाए, एक डायलेटेशन सी बन जाए, ठीक है। और इंटरपेडिकुलर फोसा में होता है, वो कहाँ होता है आपको पता है कि मिड ब्रेन में जो क्रस्ट सेरिब्रा होते हैं उनके दरमियान इंटरपेडिकुलर फोसा होता है। और जो सब अरेक्नॉइड स्पेस होती है वो S2 के लेवल तक जो है वो हमारी फ्लूइड में एक्सटेंड करती है। अब जो CSF होता है इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। CSF क्या होता है? इट इज़ द फ्लूइड विच इज़ रनिंग इन द सब अरेक्नॉइड स्पेस। इसकी जो जनरल फीचर्स होते हैं वो ये होते हैं कि क्लियर होता है, कलरलेस होता है, 150 मिलीलीटर इसका वॉल्यूम है, रेट ऑफ प्रोडक्शन इसकी नॉर्मली इतनी ही रहती है, 0.5 मिलीलीटर पर मिनट होती है, प्रेशर 60 to 150 मिलीमीटर जो है वो वाटर होता है। प्रोटीन की जो कंटेंट होता है उसमें वो 15 to 45 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर होता है। ग्लूकोज का कंटेंट 50 to 85 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर विच इज़ हाफ ऑफ दैट ऑफ द ब्लड। क्लोराइड का कंटेंट 720 to 750 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर होता है। और लिम्फोसाइट 0 to 3 जो है वो लिम्फोसाइट्स पर मिलीमीटर क्यूब होता है। अब इनका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इसके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी ऐसा फ्लूइड ना हो जो कि CSF हमारे ब्रेन के दरमियान और बोन्स के दरमियान ना हो तो ब्रेन प्रोटेक्ट नहीं रह सकता। तो ये तो प्रोटेक्ट कर रहा होता है CNS को और उसको ट्रॉमा से प्रिवेंट कर रहा होता है। इसके अलावा मैकेनिकल बाउंसी प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, रिजर्वॉयर के तौर पर सर्व करता है और रेगुलेट करता है कंटेंट्स को। इसके अंदर बहुत ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो कि अगर ब्रेन सब्सटेंस को चाहिए तो वो यहाँ से ले सकता है। नरिश करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, मेटाबोलाइट्स को रिमूव करता है और इट इज़ अ पाथवे फॉर दी ट्रैवलिंग ऑफ द सिक्रेशन ऑफ पिनियल टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने बात करनी है कि इसकी फॉर्मेशन इस तरीके से होती है कि कोरोइडल प्लेक्सेस होते हैं। अब जैसे यू कैन सी ओवर हियर कि ये आपके पास माइक्रोस्कोपल स्ट्रक्चर होता है कोरोइडल प्लेक्सेस का। यहाँ पे आपके पास जो है वो कोरोइडल आर्टरीज हैं, ये ब्लड रन कर रहा है, ये एंडोथेलियम है और बाहर से बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे मैंने दिखाए हुए हैं कि ये माइक्रोविलाए हैं, ये सीरियाज हैं, ये वो कहते हैं कि यहाँ पे एपेंडाइमल एपिथेलियम है कोरोइडल प्लेक्सेस की। यहाँ पे डिफरेंट चैनल्स होते हैं, चैनल से डिफ्यूज़ करके ऑब्वियसली आपको पता है कि डिफरेंट दोनों साइड पे प्रेशर होकर डिफरेंट प्रेशर के थ्रू आपके पास सर्टेन सब्सटेंसेस निकल रहे होते हैं, हमारे पास यहाँ पे CSF में जा रहे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कोरोइडल प्लेक्सेस में जो कोरोइडल आर्टरीज होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सब अरेक्नॉइड स्पेस है, यहाँ पे मेजर ब्लड वेसल्स हमारी सब अरेक्नॉइड स्पेस में ही होती हैं। तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ से फिल्टर होकर जो है वो फ्लूइड जो है वो सब अरेक्नॉइड स्पेस में निकलता है। और हमने ऑलरेडी बात की इसकी कॉम्पोजिशन की, तो इसी तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है। अब इसकी सर्कुलेशन का जो पाथवे होता है वो इस तरीके से होता है कि जैसे मैं आपको यहाँ से अगर समझा सकती हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे इसमें एरोज भी बताया और ये डायग्राम वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में आ भी जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप इस तरह से बताओगे कि सबसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है ना लैटरल वेंट्रिकल की रूफ में दोनों साइड पे आपके पास जो लैटरल वेंट्रिकल्स होते हैं ना, इनमें आपके पास कोरोइडल प्लेक्सेस होता है, यानी कि पहले यहाँ पे बनेगा, यहाँ से ये आपको नजर आ रहा है फॉरामेन वॉन रूट, ठीक है। फॉरामेन वॉन रूट से जाता है थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल से फिर आपको बचेगा नीचे सेरिब्रल एक्वेडक्ट में, और सेरिब्रल एक्वेडक्ट से आपके पास जाता है ये फोर्थ वेंट्रिकल में। फोर्थ वेंट्रिकल में हमने पढ़ा था कि आपके पास 2 ओपनिंग्स होती हैं, 3 ओपनिंग्स होती हैं, फॉरामेन मैगेंडी और 2 फॉरामेन लुस्का। वहाँ से जाएगा सब अरेक्नॉइड स्पेस में, फिर आपके पास सारा ब्रेन को सराउंड करेगा, नीचे से स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करेगा और इसी तरह से इसकी जो है वो फ्लो होती रहती है, ठीक है। अच्छा, उसकी एब्जॉर्प्शन इसकी होती है अरेक्नॉइड विलाई में। अब ये होते हैं अरेक्नॉइड विलाई क्या होते हैं कि बेसिकली आपके पास जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है ना उसकी आपके पास अगर प्रोजेक्शन हो जाए, तो हमने बात की थी कि सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर होती हैं कोरोइडल प्लेक्सेस, और कोरोइडल प्लेक्सेस जो होती हैं वो सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर बना रही होती है CSF। अब अगर ये जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है यही प्रोट्रूड कर जाती है किसी ड्यूरल वीनस साइनसेस में, आपको पता है ड्यूरल वीनस साइनस क्या होता है, अब इसकी मैं डिटेल यहाँ पे नहीं जाऊँगी, लेकिन ड्यूरल वीनस साइनस में जब सब अरेक्नॉइड्स की प्रोजेक्शन होती है तो यहाँ पे आपके पास 2 ही यहाँ पे हम कहते हैं कि इसकी लेयर्स होती हैं।
यहाँ पे इसी तरह से इसकी लेयर होती है जिस तरह थिन सेलुलर लेयर एंडोथेलियम और वीनस साइनस होती है, बिल्कुल इसी तरह की इसकी लेयर होती है। और यहाँ से जो है वो फ्लूइड फिल्टर होकर फिर सुपीरियर सैजिटल साइनस में इसकी ड्रेनेज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, सबरेक्टॉइड एक्सटेंशंस मैंने ऑलरेडी बता दी हुई है, क्रेनियल नर्व्स में होती है, स्पाइनल नर्व्स में होती है, ऑप्टिक नर्व में जारी होती है, म्यूकोपेरिऑस्टियम ऑफ नोज में जारी होती है, ठीक है ना। अब ये बैरियर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर होता है कि ब्रेन और ब्लड के दरमियान क्या आपके पास जो है ना वो फिल्टर आ रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स आते हैं ब्लड के, उसके बाद उसकी बेस में मेम्ब्रेन आती है बिल्कुल कॉन्टिन्यूस, उसके बाद आता है फुट प्रोसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स। क्या होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। और ब्लड ब्रेन बैरियर कुछ हमारे ऐसे सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता, जिसमें आपको जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ट्यूबर सेरेनियम, एरिया प्रोस्टिमा जिसको मैंने अभी डिस्क्राइब किया आपको, पिनियल ग्लैंड, सब कमिश्नल फॉर्निक्स, बिलो ऑप्टिक क्याज्मा एंड ऑर्गेनम वेस्कुलोसोम ऑफ लेमिना टर्मिनस। ये सब वेंट्रिकुलर ऑर्गन होते हैं। इनकी वजह क्या होती है, ज़रूरी होगा कि यहाँ पे ब्लड को सेंस, हमारे जो यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे जिनको ब्लड को सेंस करने के लिए ज़रूरी होगा, इसलिए यहाँ पे जो है वो देखो ना बेसिकली जो यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उनमें ये टाइट जंक्शन होते हैं एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान, ठीक है, जो कि आपके पास ये बना रहे होते हैं। लेकिन इनके अंदर ये टाइट जंक्शन नहीं होते, बल्कि अंदर के फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं। तो इसकी कोई वजह होती है ताकि ब्लड को जो है वो ब्रेन सेंस कर सके। इसका भी हमने डिस्कस कर लिया। और यहाँ पे बस यही बात लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल, अच्छा एक तो ये चीज़ लिखी हुई है कि ऑब्वियसली साइज़ के साइज़ के रिलेटेड होगा, जितना बड़ा साइज़ होगा उतनी मुश्किल होगी उसको डालने, उसकी हिंड्रेंस होगी। 60,000 मॉलिक्यूल वेट जो है लिखा हुआ है कि इससे ज़्यादा के मॉलिक्यूल्स नहीं पास कर सकते, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी डाइज हैं, ऑब्वियसली ये भी चीज़ बात है कि मेम्ब्रेन्स तो लिपोफिलिक होती है, तो लिपोफिलिक सब्सटेंस बहुत ईजिली पास कर सकेंगे। अच्छा, अब जो ब्लड CSF बैरियर होता है ना, उसमें आपके पास 5 लेयर्स आती हैं। एक तो यहाँ पे आती है एंडोथेलियल सेल्स, फिर एंडोथेलियल सेल की बेस में मेम्ब्रेन, फिर आते हैं पेल सेल्स ऑफ पाया मैटर, फिर उनकी एक बेस में मेम्ब्रेन, और फिर आ जाते हैं एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पास मेनली जो एपिथेलियम, मतलब क्या कहते हैं उसको, जो बैरियर होता है वो एपेंडाइमल सेल्स के दरमियान जो जंक्शन होता है उसकी वजह से होता है, ठीक है। लास्ट ये जो हमारे पास आ जाती है वो होती है CSF ब्रेन इंटरफेस। उसमें 3 चीज़ें आपके पास इन्वॉल्व होती है। एक तो पाया कवर्ड सर्फेस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरीवेसिकुलर एक्सटेंशन ऑफ द सबरेक्टोइड स्पेस इनटू द नर्वस टिश्यू एंड एपेंडाइमल सर्फेस, ठीक है। अब वैसे तो ब्लड सेल्स के नीचे एस्ट्रोसाइट्स भी होते हैं, लेकिन उनको इंक्लूड नहीं करते हम। बेसिकली ये देख रहे होते हैं कि CSF के दरमियान, ब्रेन के दरमियान क्या जो है ना वो आपके पास क्या बैरियर आ रहा है। अब पेप्रोडीमा क्या होता है कि आपको यहाँ पे पता है कि ऑप्टिक नर्व को भी यहाँ पे सबरेक्टोइड स्पेस सराउंड करती है। अगर कभी इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है तो जो नर्व के अराउंड है उससे भी प्रेशर बढ़ जाएगा। अब नर्व का साथ आपको पता है कि रेटिनल वेन भी पड़ी है, रेटिनल वेन में प्रेशर पड़ेगा तो उससे फ्लूइड निकल जाता है, और जब फ्लूइड निकल जाता है तो पेप्रोडीमा होता है, ठीक है, दोनों साइड्स पे। हाइड्रोसेप्टस क्या होता है, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अब मेनली जो इसकी 3 कॉज हो सकते हैं वो ये होते हैं कि या तो आपके पास हाइड्रोसेप्टस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी फ्लूइड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर उसकी एबनॉर्मल सर्कुलेशन हो रही है, या फिर उसकी रिड्यूस ड्रेनेज होती है। अब नॉर्मली क्या होता है कि प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती, हमेशा रिड्यूस ड्रेनेज की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रोडक्शन ज़्यादा कब होती है, अगर आपके पास कोरोइडल प्लेक्सस का ट्यूमर होता है, जो कि बहुत रेयर होता है। अब हम बात करते हैं कि आपके पास 2 जो टाइप्स होती हैं, नॉन कम्युनिकेटिव और कम्युनिकेटिव। नॉन कम्युनिकेटिंग में हमने कहा था कि आपके पास इस तरीके से हो सकता है कि यहाँ कोई ना कोई ब्लॉकेज हो किसी भी वेंट्रिकल की, ठीक है, किसी भी वेंट्रिकल के लेवल पे ब्लॉकेज हो, किसी भी फोरामेन की ब्लॉकेज हो जाए। जैसे मैं अगर किसी डायग्राम से आपको समझाऊँ कि यहाँ पे नॉन कम्युनिकेटिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनको हम किस तरीके से जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइप्स होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर फोरामेन मॉनरो के लेवल पे ब्लॉकेज हो गई है, ठीक है, ये फोरामेन मॉनरो है, अगर उसके लेवल पे ब्लॉकेज हो गई है ना, तो यहाँ पे लैटरल वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा इलाज कर देंगे, और लैटरल वेंट्रिकल जब इतने ज़्यादा इलाज कर देंगे ना तो मिनी ब्रेन सबसे जो है वो कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर एक लैटरल वेंट्रिकल बड़ा हुआ है तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे एसिमेट्रिक, एक तो होता है दूसरा, और दूसरा ने कहा कि यहाँ पे फोरामेन मॉनरो के लेवल पे ब्लॉकिंग हुई है। दूसरा, अगर आपके पास सेरिब्रल एक्वेडक्ट की ब्लॉकिंग होती है जो कि कंजेंटल भी हो सकती है या फिर किसी ट्यूमर की वजह से भी हो सकती है। अगर सेरिब्रल एक्वेडक्ट की ब्लॉकेज होगी तो 3 वेंट्रिकल्स आपके पास इलाज होंगे, 2 लैटरल वेंट्रिकल और ये वाला जो है आपका 3rd वेंट्रिकल। इसके अलावा हो सकता है कि अगर यहाँ पे जो आपके पास आपको पता है ना कि 2 ओपनिंग होती है, फोरामेन मैग्नी और फोरामेन नुस्खा, उसके लेवल पे कहीं भी ब्लॉकेज हुई है तो फिर सारे के सारे वेंट्रिकल इलाज कर देंगे। ये थे नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप। फिर होते हैं कम्युनिकेटिंग, जिसमें कहीं ब्लॉकेज नहीं हुई होती है। उसमें ये हो सकता है कि आपके पास ये जो सबरेक्टोइड स्पेस है, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं फ्यूजन हो गई है, कोई ऐसा यहाँ पे ट्यूमर हुआ है कि जिसमें सबरेक्टोइड स्पेस फ्यूज हो गई है। जब सबरेक्टोइड स्पेस फ्यूज हो गई है तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे ड्रेनेज नहीं होगी। या फिर हो सकता है कि सुपीरियर सैजिटल साइनस जहाँ पे ड्रेनेज होती है वहाँ पे सुपीरियर सैजिटल साइनस में ब्लॉकेज हो गई है, या जो एरेक्नोइड विलाई जो यहाँ पे सुपीरियर सैजिटल साइनस में जा रहे हैं उनमें या तो कोई ब्लड आ गया हेमरेज की वजह से, RBCs आ गए, या फिर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से WBC है, बैक्टीरिया या डेब्रिस आ गया, या फिर इंटरनल जुगुलर वेन, आपको पता है कि यहाँ पे सुपीरियर सैजिटल साइनस से जाना होता है इंटरनल जुगुलर वेन में, या फिर इंटरनल जुगुलर वेन की थ्रोम्बोसिस हो गई। ये होती है कम्युनिकेटिंग टाइप्स, ठीक है। ओके, लास्ट फ्यू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लंबर पंक्चर किया जाता है वो किस वजह से किया जाता है, और जब वो किया जाता है तो उसमें कौन कौन सी लेयर आप प्लेस करते हो। तो एक तो लंबर पंक्चर इसलिए परफॉर्म होता है इस लेवल, एक तो ये L4 के लेवल पे परफॉर्म होता है जहाँ पे हमारी जो एलिए क्रस्ट था ना, जो दोनों लाइन होती है जो एलिए क्रस्ट को ज्वाइन करी होती हैं, उस लेवल पे, उस पॉइंट पे L4 के लेवल पे जो है वो लंबर पंक्चर किया जाता है।
अच्छा, अब ये जो लंबर पंक्चर है वो ऑब्वियसली सीएसएफ को ड्रेन करने के लिए उसका प्रेशर चेक करने के लिए जाता है। ये तब किया जाता है जब पेपिलर डीमा हो या फिर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो या हेडेक हो। अब हेडेक ये नहीं कि हर वक्त जो हेडेक ये होता है जो आपका कहीं कोई इस तरह का हेडेक हो जो कि जो अनरीजनेबल हो, जिसकी कोई रीज़न ना हो, ठीक है। अगर पल्स रेट कम हो जाए या ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो ये 5 रीज़न होती हैं। अब इसमें जब आप ये परफॉर्म करते हैं तो कौन कौन सी लेयर्स होती हैं जिसको हम पेस करते हैं। सबसे पहले आ जाती है स्किन की लेयर, फिर सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, फिर आ जाते हैं लिगामेंट्स, जिसमें आपको पता है कि पीछे से अगर देखें तो सुप्रास्पाइनस लिगामेंट्स आते हैं, फिर इंटरस्पाइनस लिगामेंट्स आते हैं, फिर आता है लिगामेंटम फ्लेवा। उसके बाद फेंचुरी हमें कहता है कि एक तो ड्यूरा मैटर आएगी ना मेनिंजेस, लेकिन उससे पहले हमने पढ़ा हुआ है कि ड्यूरा के ऊपर एक स्पेस होती है जिसको हम एपीड्यूरल स्पेस कहते हैं, वो आती है, फिर ड्यूरा मैटर, फिर सब ड्यूरल स्पेस आके और फिर आ जाता है अरेक्नॉइड मैटर। और इस लेवल तक बस हमने जो है वो पीएस करना होता है। और लास्ट चीज़ जो हमने यहाँ पे बात करनी है वो जो हमारा एक क्विंस्टेंस्टाइन होता है उसके बारे में बात करनी है। ये जो क्विंस्टेंस्टाइन होता है, इसमें ये होता है कि जब हम जो इंटरनल जुगुलर वेन है उसको प्रेस करते हैं ना, वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस लेवल पे उसकी ड्रेनेज हो रही होती है अरेक्नॉइड ग्रैनुलेशंस के अंदर, हमेशा सीएसएफ का प्रेशर विल बी मोर देन वीनस प्रेशर, ठीक है। सीएसएफ का प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिर उसकी ड्रेनेज होगी, अगर वीनस प्रेशर ज़्यादा होगा तो ड्रेनेज नहीं होगी। वीनस प्रेशर ज़्यादा होगा तो अरेक्नॉइड ग्रैनुलेशन इस तरह से, अगर मैं कहा था ना कि इस तरह से अगर ग्रैनुलेशन होती है तो वो इस तरह से कंप्रेस हो जाएगी। अगर बाहर से प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो इस तरह से करके जिस तरह से बड़ी होंगी वो कंप्रेस हो जाएंगी, ठीक है। और अगर नहीं होगी तो ऑब्वियसली बना वो ड्रेन करती रहेंगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम चेक करने के लिए हम यहाँ पे इंटरनल जुगुलर वेन को प्रेस करते हैं। जब जुगुलर वेन को प्रेस करेंगे तो वीनस प्रेशर बढ़ेगा, वीनस प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा सीएसएफ प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू मच।